नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम अपनी जो ज्योग्राफी जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी को 11th क्लास की ज्योग्राफी और 9th क्लास की ज्योग्राफी की दोनों के कंपैरिजन करके हम जो है ये वीडियो जो है बना रहे हैं और साथ साथ में आपके एनसीईआरटी को कवर करवा रहे हैं। तो दोस्तों हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे और सेकंड लेसन के दो वीडियो जो अलग अलग जो पार्ट हैं वो मैंने बिल्कुल अच्छे से करवा दिए हैं। और आज हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इसका जो तीसरा जो पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट होगा, इसको आज हम कवर करेंगे। और अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे दोस्तों, तो मेरा तो यही मानना है कि इससे रिलेटेड जितने जो क्वेश्चन हैं, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो ज्योग्राफी का जो पहला जो पार्ट होता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे एक लेसन करवा जाता है ज्योग्राफी के बारे में। जो ज्योग्राफी का पहला लेसन होता है कि भाई यहाँ पे भारत की संरचना कैसी है, इंडियन ज्योग्राफी में भारत की संरचना कैसी है, या भारत का विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा सबसे पहला लेसन बनता है। तो इस लेसन को हमने कवर करने की कोशिश की है। 9th क्लास की ज्योग्राफी पहले मैंने आपको करवाई, अब मैं 11th क्लास की ज्योग्राफी करवा रहा हूँ। तो इसमें संरचना व भू आकृतिक विज्ञान यहाँ पे हमने इस लेसन को लगभग आधे से ज़्यादा कवर किया है और आधा जो बचा हुआ है वो हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जितना जो पढ़ा था वो हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से कवर किया था, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कवर कर लिया था। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में, तटीय मैदानों के बारे में और द्वीप समूह के बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें पहले दोस्तों, तो भारतीय मरुस्थल के बारे में बताया गया कि भारतीय का जो मरुस्थल है, भारत का जो मरुस्थल है वो भारत का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित। दोस्तों कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा। एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ भारतीय मरुस्थल। बिल्कुल दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित। अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में है दोस्तों, अरावली पहाड़ी से उत्तर पूर्व में है। लेकिन अगर आपसे भारत में पूछता है भारत में इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो भारत में इसकी स्थिति है उत्तर पश्चिमी, भारत में उत्तर पश्चिमी, जबकि अरावली के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले व बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम है, वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है, या यहाँ पे शुष्क व वनस्पति रहित क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी कारण या इसी स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल का मतलब रेतीला नहीं होता प्यारे दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। मरुस्थल का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पे कम वर्षा होती है, जहाँ पे न के बराबर वर्षा होती है, ठीक है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, ठीक है, मरुस्थल। लेकिन भारतीय मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें तो जो भारतीय मरुस्थल है वो थार मरुस्थल उसका नाम है। राजस्थान वाला, पंजाब वाला जो एरिया है, वो एरिया जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, वहाँ पे है भारतीय मरुस्थल दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में जो बताया गया भारतीय मरुस्थल के बारे में, इसमें बताया गया है कि यह माना जाता है कि पहले जो है यह क्षेत्र एक समुद्र का हिस्सा था दोस्तों, ठीक है। मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। और इसके बारे में बताया गया है कि समुद्र का हिस्सा, ये समुद्र का हिस्सा था। क्यों इसका हिस्सा था या इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण बताया गया है क्योंकि यहाँ पे काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों से जैसलमेर के निकट ब्रह्माशर के आसपास समुद्री निक्षेपों से इसके अवशेष मिले हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। इससे पहले कुछ काष्ठ जीवाश्म पाए गए हैं, और ये जो काष्ठ जीवाश्म है ये हमेशा समुद्रीय जलीय जीव थे दोस्तों, ठीक है। तो इनके अवशेष यहाँ पे मिले हैं। तो सिंपल ही बात है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है एक समुद्री एरिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों, वो बताया गया है कि ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी मैदान और कच्छ की ओर ढाल वाला दक्षिणी मैदान, ठीक है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी, और कच्छ की जो ढाल है, कच्छ वाला जो क्षेत्र जो गुजरात में स्थित है, कच्छ की ढाल वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोल सकते हैं दक्षिणी
यहाँ पे मरुस्थल दोस्तों, ठीक है, दक्षिणी भाग इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालीन हैं, मतलब न के बराबर है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था 9th क्लास के जब मैंने करवाया था, तो इसमें यहाँ पे बताया गया प्यारे दोस्तों, मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी है, लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी है, राजस्थान में है दोस्तों ये। और लूनी नदी हम ये बोल सकते हैं कि भारत की एकमात्र लवणीय नदी है। लवणीय जो हम ये बोल सकते हैं कि लवणता के बारे में या खारेपन के बारे में, इसमें मात्रा जो है लवणता की सबसे ज़्यादा है। तो रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है हमने दोस्तों। रेगिस्तान के बारे में हमने जो बात की है वो सबसे पहली बात थी भारत के उत्तर पश्चिम में है, जबकि अरावली पहाड़ी के उत्तर पूर्व में है। दूसरी बात इसमें मरुस्थल के बारे में जो थी वो थी दोस्तों कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। तीसरी बात अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर है दोस्तों, ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर है मरुस्थल। उसके बाद इसके बारे में बताया गया संरचना के आधार पर, सॉरी ढाल के आधार पर इसके बारे में बात करें, 2 भागों में डिवाइड किया गया, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग व कच्छ की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग, ठीक है। नदी प्रमुख है लूनी नदी, लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया दोस्तों कि पलाया झीलों से जल खारा हो जाता है, जिसके कारण नमक बना जाता है। नमक भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा बना जाता है, जो कि पलाया के कारण जो नदियाँ जो हैं वो उनका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तटीय मैदानों के बारे में बात करते हैं। तटीय मैदान नाम से हमें पता चल रहा है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में तटीय मैदान कहाँ पे है, तो भारत का जो दक्षिणतम जो क्षेत्र है दोस्तों, इस प्रकार का जो क्षेत्र है भारत का, ये भारत का जो दक्षिणतम वाला क्षेत्र है ये तटीय मैदान बनाता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये तटीय मैदान है। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर भारत में तटीय मैदानों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। ये हमारा है पश्चिमी तटीय और ये हमारा है दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड है दोस्तों, पश्चिमी पूर्वी। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको बिल्कुल आपने ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है, ठीक है। जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलमग्न क्षेत्र है ये, ठीक है। जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट के मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। यह जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पतनों व बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों प्रदान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जो गया है वो ये बताया गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ बंदरगाहें हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह में बोला, प्राकृतिक में यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह में कांडला मंझगांव, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या जिसको जेएलएन नावा सेवा बोलते हैं, ये कैसी बंदरगाह दोस्तों, ये जो है ये हम ये बोल सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। मारमा गोवा, मंगलोर, कोचीन, ये सारी की सारी जो बंदरगाहें हैं ये सारी की सारी हमारी पश्चिमी तट पर हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कांडला बंदरगाह गुजरात में, ठीक है, कांडला होगी, मंझगांव होगी, जेएलएन जो नावा सेवा जो बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। ये बंदरगाह कहाँ पे है, ये है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है, मंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले बंदरगाहों के बारे में बताया है, अब यहाँ पे बताया गया है तटीय मैदानों के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इसने पश्चिमी क्षेत्र को बताया प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे बताया जैसे कांडला बंदरगाह होगी, मझगांव बंदरगाह होगी, नावा सेवा बंदरगाह होगी, मारमा गोवा होगी दोस्तों, उसके बाद मंगलोर, उसके बाद केरल। अब यहाँ पे बताया तटीय क्षेत्र के बारे में। तो इसके तटीय क्षेत्र के बारे में जो बताया है वो यहाँ पे बताया है कि उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट। गुजरात में अगर हम तट के बारे में बात करें तो गुजरात का एक तो है कच्छ का तट और एक है दोस्तों काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट, ध्यान रखना, काठियावाड़ तट, जो काठियावाड़ जो तट है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित तट है दोस्तों। और ये जो काठियावाड़ जो तट है ना, काठियावाड़ जो तट है गुजरात में दोस्तों, ठीक है, गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र का तट है कोंकण तट। महाराष्ट्र में कौन सा दोस्तों, कोंकण, महाराष्ट्र का दोस्तों कोंकण तट, ठीक है, महाराष्ट्र में है कोंकण तट।
गोवा, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, ठीक है। कर्नाटक था, केरल में क्रमशः मालाबार तट। कर्नाटक और केरल में जो प्रमुख तट है उसको हम बोलते हैं मालाबार। बाकी मालाबार तट अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो मालाबार जो तट है वो केरल में ही आता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे जो बताया गया, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर में दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं, उत्तर व दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये बात ध्यान रखना। पश्चिमी तट पर कोई भी जो नदी होगी प्यारे दोस्तों, पश्चिमी तट पर कोई भी जो नदी होगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। डेल्टा हमेशा और हमेशा पूर्वी तट पर बनते हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल कही जाती है, जो कि मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग की जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो बंदरगाहें हैं, यहाँ पे जो झीलें हैं, यहाँ का जो तट है उसको कयाल कहा जाता है, कयाल दोस्तों, ठीक है। और ये तट मछली पकड़ने के लिए और नौकायन के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों, मछली पकड़ने और नौकायन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। होगी बात क्लियर। हाँ, हम ये बोल सकते हैं पर्यटनों के लिए, पर्यटनों की दृष्टि से काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे बताया गया है, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, केरल में प्रत्येक वर्ष नेहरू ट्रॉफी या वलाम काली नौका दौड़ का प्रयोजन जो है आयोजन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। होगी बात क्लियर। तो यहाँ पे जो तट है, केरल वाला जो तट है उसको हम कयाल बोलेंगे, ठीक है, कयाल। यहीं पे दोस्तों क्या होती है, यहीं पे जो है नौकायन प्रतियोगिता होती है। और नौकायन प्रतियोगिता कहाँ पे होती है, तो एक यहाँ पे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, NH-47A। यहाँ पे नौकायन प्रतियोगिता होती है और यहाँ पे एक झील भी है दोस्तों, ठीक है। वेमनाड झील है, वेमनाड झील, या इसको हम वेमनाड बोलते हैं। ये जो वेमनाड या वेमनाड झील है, यहीं पे जो है दोस्तों एक द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप, द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। और ये जो वेलिंगटन द्वीप है, यहीं पे नौकायन प्रतियोगिता होती है, ठीक है। पश्चिमी तट मैदानों की तुलना में पूर्वी तट मैदानों से चौड़ा है। पश्चिमी तट जो है वो मैदानों की तुलना में पूर्वी तट का जो मैदान है ना उससे चौड़ा है दोस्तों, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे लंबे डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। यहाँ पे पश्चिमी तटीय के बाद अब हम पूर्वी तटीय के बारे में बात करते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़ा है पश्चिमी तट से। उसके बाद यहाँ पे बात बताई गई है, पूर्व की ओर बहने वाली जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, यहाँ पे पूर्वी तट पर। अब हम यहाँ पे बात करें दोस्तों पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूर्वी तट पर यहाँ पे बताया गया नदियाँ डेल्टा बनाती है दोस्तों, डेल्टा बनाती हैं यहाँ पे नदियाँ, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है जब कोई भी नदी यहाँ पे अपने मुहाने पर गिरने से पहले यहाँ पे जो गाद मिट्टी लाती है और गाद मिट्टी जहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ पे एक प्रकार से जो क्षेत्र बनता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा बनाने वाली नदियों के बारे में यहाँ पे बताया है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं दोस्तों, ठीक है। इस तट पर अगर हम बात करें तो इस तट पर बंदरगाहें कम है या पतन कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है, हाँ ये तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि यह महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो ये हमारे पश्चिमी व पूर्वी तट थे, पश्चिमी व पूर्वी तट। इसके बारे में 2 क्वेश्चन मैं आपको और अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये जो हमारा उड़ीसा वाला तट है, इस तट को हम बोलते हैं, इस तट को जो कहा जाता है दोस्तों, उड़ीसा वाला जो तट है उसको हम उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश वाला तट है उसको हम आंध्र तट बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, आंध्र तट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह नाम से ही पता चल रहा है, द्वीप समूह, द्वीप का मतलब होता है वो क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो क्षेत्र दोस्तों कौन सा क्षेत्र है, जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ, उसको हम द्वीप बोलते हैं। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। भारत में कितने दोस्तों, भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर में। एक द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर में है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा पश्चिमी तटीय क्षेत्र था और ये जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र था, तो यहाँ पे तो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है। तो अरब सागर, इसको 2 भागों में बांटा गया द्वीप समूह को, अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पे जो बताया गया है इसको थोड़ा आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो बताया गया है वो प्यारे दोस्तों बताया गया है
कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 872 द्वीप हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप हैं? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे 572 द्वीप हैं दोस्तों, 572 हैं द्वीप। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 95 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है। इसका मतलब क्या है वो थोड़ा ध्यान रखना। इसमें बताया गया पहले दोस्तों 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर। अगर हम यहाँ पे भारत के बारे में बात करें तो भारत का अक्षांश जो है वो 6 डिग्री यहाँ से, और यहाँ पे मान लो 14 डिग्री, तो 6 डिग्री से 14 डिग्री मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, क्योंकि ये पहले बंगाल की खाड़ी के बारे में बात कर रहा है, तो इसी क्षेत्र में है लगभग 572 द्वीप। और यहाँ पे अगर हम देशांतर के बारे में बात करें तो इसने बताया है 92 डिग्री से 94 डिग्री, 92 डिग्री से 94 डिग्री के मध्य ये देशांतर, और 6 से 14 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है इस द्वीपों की स्थिति है। इन द्वीपों का विस्तार है प्यारे दोस्तों, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके श्रेणियों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। अंडमान और निकोबार जो कि दोनों के दोनों बंगाल की खाड़ी में प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में प्यारे दोस्तों, कितने भागों में? 2 भागों में, एक तो अंडमान और दूसरा निकोबार, ठीक है। आगे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताया गया है कि अगर हम इन द्वीपों के बारे में बात करें तो ये जो द्वीप है ना, ये जो द्वीप है प्यारे दोस्तों, ये द्वीप एक प्रकार से पर्वत ही हैं। ये पर्वत हैं जो कि जलमग्न हैं, जो कि जल में डूबे हुए हैं। और जो पर्वत का ऊपरी वाला जो भाग जो कि जल से ऊपर है वो एक द्वीप का रूप लिए हुए है, ठीक है। तो ये जितने जो द्वीप हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी वाले जो द्वीप हैं, ये एक प्रकार से एक पर्वत है, और जो वो एक ऐसा पर्वत है जो कि जल में डूबा हुआ है, जलमग्न क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पे एकमात्र यहाँ पे एक बैरन आइलैंड बताया गया है, बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड के बारे में बताया गया कि एकमात्र जीवन ज्वालामुखी बैरन जो द्वीप समूह है, यहाँ पे जो है एकमात्र बैरन आइलैंड या बैरन एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना, बैरन नाम है दोस्तों, ठीक है। बैरन आइलैंड नामक एकमात्र ऐसा जीवंत जो कि द्वीप समूह में निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह में बैरन, ठीक है, बैरन द्वीप है और बैरन ज्वालामुखी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे जो बताया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है कि इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी उत्तरी अंडमान में 738 मीटर। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार आया दोस्तों, जो बच्चे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी तो उसका नाम है सैडल चोटी, उत्तरी अंडमान में है 738 मीटर, 738 मीटर दोस्तों। किलोमीटर में कभी नहीं मिलेगी चोटी पर्वत की, हमेशा मीटर में मिलेगी दोस्तों, हमेशा मीटर में मिलेगी, ठीक है। तो 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद दूसरी जो चोटी यहाँ पे बताई गई है उसका नाम है माउंट डिओवोली, ये मध्य अंडमान में है 515 मीटर। माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान में है 660 मीटर। व माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में है 672 मीटर। तो इसको जो है आपने नोट डाउन करना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो बताया गया है, आगे जो यहाँ पे बताया गया वो बताया गया पश्चिमी तट के साथ साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ द्वीपों पर सवैनी वर्षा होती है, भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है अरब सागर के बारे में। अरब सागर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है अरब सागर के बारे में। ये था बंगाल की खाड़ी। अब हम बात करते हैं अरब सागर। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप व मिनिकॉय शामिल है। ये 2 द्वीप हैं प्रमुख, लक्षद्वीप मिनिकॉय। लक्षद्वीप और दूसरा कौन सा दोस्तों? मिनिकॉय है। लक्षद्वीप मिनिकॉय अरब सागर में है, ठीक है। ये द्वीप समूह यहाँ पे गलती की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। 8 डिग्री आएगा दोस्तों। ये द्वीप समूह 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर व 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं, या हम ये बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री से दोस्तों कितना है? 12 डिग्री। ये हमारा मान लो 12 डिग्री। तो 8 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य है। 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और अगर हम देशांतर के बारे में बात करें तो 71 से 74। तो ये हमारा 71 हो गया दोस्तों, और ये हमारा हो गया 74। तो 71 से 74 और 8 से 12 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित हैं हमारे लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। ये केरल तट से
240 किलोमीटर से 480, देखो 280 किलोमीटर से 480, सॉरी 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आया है, और ये क्वेश्चन मैंने आपकी 9th क्लास की ज्योग्राफी में भी करवाया था कि केरल तट से सबसे नज़दीक द्वीप समूह कौन सा है, तो लक्षद्वीप मिनिकॉय जो है ये नज़दीक पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 36 द्वीप समूह, 36 हैं दोस्तों, इनमें से 11 पर मानव आवास है, 11 पर है मानव आवास। टोटल संख्या 36 है, 11 पर क्या है, मानव आवास। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कितने ऐसे द्वीप समूह हैं जिन पर मानव निवास करता है, तो वो 11 हैं अरब सागर में, और टोटल है 36। ठीक है दोस्तों, मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पे ध्यान रखना, मिनिकॉय जो है वो क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। 11 डिग्री चैनल के द्वारा पूरा द्वीप समूह 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो है उसको जो है आपने कमेंट में डालना है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लगभग कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई आपको डाउट है तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करना, मैं आपके लिए ज़रूर जो है उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।